हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने भारत के महापुरुष नामक एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज का दोस्तों अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि पीछे विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर तो बताता ही हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ और इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका जवाब आपको देना होता है। तो दोस्तों पूरी ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, वर्ष 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों लखनऊ, इलाहाबाद, पटना या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इलाहाबाद। इस संदर्भ में आपको बताता चलूं दोस्तों कि 5 फरवरी वर्ष 1922 को चौरी चौरा कांड में हुए हिंसा की वजह से महात्मा गांधी जी ने तत्कालीन असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन दोस्तों बहुत से नेता थे जो कि गांधी जी के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और उन्हीं असंतुष्ट नेताओं में से मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने वर्ष 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी नामक नए संगठन का स्थापना की। हालांकि बाद में दोस्तों वर्ष 1925 में स्वराज पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया गया। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि चित्तरंजन दास जी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी के सदस्य भी थे। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी में तत्कालीन सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें वर्ष 1921 में जेल जाना पड़ा और इसी वजह से दोस्तों वर्ष 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि हकीम अजमल खान के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अरविंद घोष। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी गई है, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। वहीं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा प्रसिद्ध आनंद मठ नामक पुस्तक की भी रचना की गई है। यहीं पर आपको बताता चलूं कि वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन का अरविंद घोष जी ने घोर विरोध किया और उन्होंने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे वंदे मातरम नामक पत्रिका का भी संपादन किया और इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को जनता तक पहुंचाया। बाद में अरविंदो घोष जी के इस क्रांतिकारी विचारधाराओं से परेशान होकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर जो है कि फर्जी आरोप लगाकर उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल भी भेज दिया। बाद में चित्तरंजन दास जी ने न्यायालय में उनके पक्ष में पैरवी कर उन्हें समस्त आरोपों से मुक्त कराया। इसी 1 वर्ष के जेल के दौरान ही दोस्तों जेल में उन्हें आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हुआ और जेल से छूटने के बाद वह एक योगी एवं दार्शनिक के रूप में उन्होंने अपना समस्त जीवन दक्षिण भारत के पौंडीचेरी नामक स्थान पर व्यतीत किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1928 में हुए वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महादेव देसाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बारदौली सत्याग्रह का ही सफल नेतृत्व करने के कारण बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी और दोस्तों वर्ष 1918 में हुए खेड़ा सत्याग्रह में भी उन्होंने गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो हम भारतवर्ष का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में नहीं था। उस समय दोस्तों भारतवर्ष जो है वह बहुत से छोटे छोटे देसी रियासतों में बटा हुआ था और उन्हें एकीकृत कर वर्तमान भारत का स्वरूप सरदार पटेल जी ने
अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर राजकुमारी अमृता कौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एनी बेसेंट। यहीं पर दोस्तों अगर प्रश्न थोड़ा अलग से पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि प्रश्न में भी मैंने आपको बताया कि वह भारतीय नहीं थी, तो वह एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी और वर्ष 1883 ईस्वी में 46 वर्ष की अवस्था में वह भारत आई थी। इसके बाद वर्ष 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट जी ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भी पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और यह दोनों ही होम रूल लीग बाद में एक साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर एक ही होम रूल लीग बन जाते हैं। इसके बाद बताता चलूँ दोस्तों कि श्रीमती एनी बेसेंट जी ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं सीवी रमन, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। वहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो सीवी रमन जी को वर्ष 1928 ईस्वी में रैमन इफेक्ट की खोज के कारण उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में इस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं हरगोविंद खुराना जी को डीएनए की खोज के कारण जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों यहीं पर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी को कभी भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, हालांकि उन्हें 2 बार इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताता चलूँ दोस्तों कि उन्हें वर्ष 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया गया था। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। वहीं दोस्तों महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही कहा गया था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? और आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मदन मोहन मालवीय। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1998 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को वर्ष 1916 ईस्वी में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का स्वरूप प्रदान किया था। मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा प्रदान की गई थी। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि महामना मदन मोहन मालवीय जी को वर्ष 2014 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा ICS के पद से बर्खास्त कर दिया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के विषय में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बाद वर्ष 1869 ईस्वी में उन्हें बंगाल के सिलहट नामक स्थान का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।
लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर वर्ष 1873 ईस्वी में उन्हें आईसीएस के पद से बर्खास्त कर दिया गया। ए नेशन इन मेकिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना भी सत्येंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर जी को आधुनिक बंगाल का निर्माता, बंगाल का शेर, भारत का बर्क आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दादा भाई नौरोजी। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की तरफ से उन्हें लंदन के फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया और दोस्तों उनके प्रयासों से ही ब्रिटिश संसद में आईसीएस की परीक्षा को भारत में भी कराने की सिफारिश की गई। दादा भाई नौरोजी जी को वयोवृद्ध नेता या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 1901 ईस्वी में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक की भी रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ए.ओ. ह्यूम। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ए.ओ. ह्यूम एक आईसीएस अफसर थे और उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने ही सेवानिवृत्ति के पश्चात वर्ष 1882 ईस्वी में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना की और यही इंडियन नेशनल यूनियन वर्ष 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, बलदेव सिंह या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई तथा संविधान निर्मात्री जो सभा थी, संविधान सभा, उसके वह स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 से वर्ष 1962 ईस्वी तक उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1962 ईस्वी में उन्हें जो है कि भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही इंडिया डिवाइडेड नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही किया गया। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1898 ईस्वी में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा और प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल यानी शनिवार को सुबह 7:30 बजे जनरल नॉलेज सीरीज की एक और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।